विपक्ष ने विपक्षी एकता का बिगुल बजा दिया है। बजा दिया ना, जी। और सही समय में और बजाया। आगे आने सही। वाले समय में आपको ये और मजबूत होता दिखेगा, चाहे गोदी मीडिया जितना अंतर्विरोध पैदा करने की कोशिश करे। धूमिल तो सुप्रीम कोर्ट की भी इमेज धूमिल हो रही है। आप अगर पिछले 5-7-8 साल का इतिहास उठाएं सुप्रीम कोर्ट का, दीपक मिश्रा से लेके खेहर साहब का, आपके क्या कहते हैं, खेहर साहब का, फिर दीपक मिश्रा का, फिर बोबोड़े साहब का, रंजन गोगोई का, और आधा रमन्ना साहब का। पूरा नहीं, मैं आधा कहता हूं, क्योंकि रमन्ना साहब को भी बाद में इल्हाम हुआ कि हम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएंगे जो है इन लोगों के साथ, तो थोड़ा उनसे अलग चलने लगे और थोड़ा अलग रहने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन मेरे हिसाब से उनकी कोशिश नाकाफी थी। कांग्रेस के अलावा जितने विपक्ष हैं सब आपस में ही तय कर लें कि भाई अगर हमारा प्रधानमंत्री बनना होगा तो उद्धव ठाकरे बनेंगे कि शरद पवार बनेंगे कि केसीआर बनेंगे कि ममता बनर्जी बनेगी या जो है नीतीश कुमार बनेंगे, या तो वही सब तय कर लें और कांग्रेस को बताएं भाई ये बनेंगे। तो ऐसा भी नहीं था। तो कांग्रेस ने वहां जब रैली की तो वहां उन्होंने घोषणा की कि साहब जो है नेता बनना कोई जो है हमारे एजेंडे में नहीं है, हम लोग चाहते हैं विपक्षी एकता हो और भाजपा को हटाओ। संवैधानिक संस्थाएं लोकशाही की जान होती है, और ये उम्मीद होती है कि अगर संवैधानिक संस्थाएं अच्छे से काम करेगी तो सरकार पे नकेल भी कसा जा सकता है, बड़े बड़े तानाशाहों पर नकेल कसा जा सकता है। भारत में कई संवैधानिक संस्थाएं हैं जो आजकल सवाल के घेरे में। इन बिटवीन दक्षिण भारत में इस बार विपक्षी एकता की शुरुआत हो चुकी है। एक ही पोस्टर में स्टालिन, तेजस्वी यादव, देवगौड़ा साहब और दक्षिण के कई नेता नजर आए, और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी स्टेटमेंट दिया है कि विपक्षी एकता लीड करने की उनकी कोई प्रायोरिटी नहीं है, और न प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये भी कोई प्रायोरिटी है। बहरहाल मुद्दा है संवैधानिक संस्थाओं का। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज इस एपिसोड में संवैधानिक संस्थाओं पर क्यों और कैसे सवाल उठ रहे हैं और कौन कौन लोग सवाल उठा रहे हैं, इस पे चर्चा करने वाला हूं। तो रायपुर के कांग्रेस के अधिवेशन में वहां पर वरिष्ठ नेता और एडवोकेट ने एक सवाल उठाया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के फंक्शनिंग को लेकर, और वो अब 9 नेताओं ने उसी तरह से आवाज उठाई है। क्या है मामला, पूरा समझेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने रायपुर में सवाल उठाया था। अम्बेडकर नामा पर लगातार आप बहस सुन रहे होंगे, जेपी सिंह साहब के साथ हम लोग इस पर बहस करते हैं। इलेक्शन कमीशन कैसे काम कर रहा है, सीबीआई कैसे काम कर रहा है, ईडी कैसे काम कर रहा है, तमाम चर्चा लगातार अम्बेडकर नामा पर आप सुनते रहते हैं। लेकिन अभी मसला गंभीर होता जा रहा है, तो इस पे जेपी सिंह साहब से चर्चा करूंगा। आप लगातार उनको सुन रहे हैं और अच्छे से सुन रहे हैं। इस बार देखिए क्या शोध के साथ जेपी सिंह साहब आए हैं। स्वागत है सर अम्बेडकर नामा में। जी नमस्कार सर। सर नमस्कार। देखिए सर, जब विपक्ष की एकता नहीं होती तो लगातार गोदी मीडिया के माध्यम से जी तमाम जो गोदी मीडिया में नहीं भी हैं, प्रिंट मीडिया में भी बहुत से लोग हैं, वहां विभिन्न विचारों को स्थान देते हैं। तो तमाम विचारकों के द्वारा, वो विचारक जो है हम इन्वर्टेड कामा में रखते हैं, क्योंकि वो जो लिखते हैं उससे पता चलता है कि उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या है। जी। ये बात उठाई जाती रही है कि भारत में विपक्ष कहां है, मोदी के बाद कौन बनेगा प्रधानमंत्री मोदी के बाद। जी। अगर कोई आदमी नॉन मैट्रिक, मैट्रिक फेल या मैट्रिक पास प्रधानमंत्री बन के और आईएएस और नौकरशाहों के माध्यम से देश चलवा सकता है, तो विपक्ष में भी इतने नेता हैं और इवन उसकी पार्टी में भी इतने नेता हैं जो कोई भी प्रधानमंत्री बन जाएगा। हाँ, क्योंकि देश तो चला रहे नौकरशाह। आप तो एक्चुअली वो हैं, आप दस्तखत करने वाले, और वो भी आप ऐसे हैं जो दस्तखत भी जल्दी नहीं करते, कि ताकि आने वाले समय में अगर कोई वो हो तो ये ना हो कि कहीं आपका जो है चिड़िया बैठी हुई है, तो जो दस्तखत किए रहेगा नौकर साहब वो जिम्मेदार हो जाएगा। लेकिन
पिछले चुनाव के बाद जो अब आगे चुनाव 19 के बाद जो अब आगे चुनाव होने वाला है, अब ये स्थिति नहीं है कि जो है मोदी के बाद कौन, क्योंकि जहां राज्यों के छत्र अलग अलग पार्टियों के, ममता बनर्जी बन जाए तो भी चला सकती हैं, तेजस्वी बन जाए तो भी चला सकते हैं, नीतीश कुमार बन जाए तो भी चला सकते हैं, मायावती जी बन जाए तो भी चला सकती हैं, आपके क्या कहते हैं अखिलेश यादव बन जाए वो भी चला सकते हैं, आपके क्या कहते हैं देवगौड़ा साहब एक बार बन करके चला करके ही दिखा दीजिए, स्टालिन बन जाए तो वो भी चला सकते हैं, ऐसा नहीं अरविंद केजरीवाल बन जाए वो भी चला सकते हैं, आपके क्या कहते हैं अशोक गहलोत बना दिए जाए वो भी चला सकते हैं, भगवंत मान बन जाए वो भी चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि नौकरशाही ही चलाती है देश सर, बाकी निमित्त मात्र है। बाकी ये देखा जाता है कि आप किस तरह चला रहे हैं, आपकी क्या पॉलिसी है, आपकी क्या नीति है और क्या आप जो है मतलब क्या कहते हैं रिजल्ट चाहते हैं। तो ये स्थिति है सर। तो सवाल इस बात का है कि लेकिन अब जो है ठोस पहल विपक्ष करने जा रहा है, क्योंकि विपक्ष इस गैप को छोड़ना नहीं चाहता। क्योंकि आपने देखा होगा कि राहुल गांधी की जब भारत यात्रा हो रही थी तो पूरा गोदी मीडिया लगा हुआ था उसको असफल बताने में, लेकिन वो गोदी मीडिया के मंशा के विपरीत, भाजपा की मंशा के विपरीत कारवां जैसे जैसे आगे बढ़ा वैसे वैसे उसकी सफलता दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगी, दिन दूनी रात चौगुनी लोग भीड़ जुटने लगी। आपके तमिलनाडु से शुरू हुई तो कहा गया कि सब तमिलनाडु में कांग्रेस और जो है वो डीएमके की मिलीजुली सरकार है। केरल में आया तो वहां कहा गया कि साहब यहाँ सीपीएम की सरकार है, और फिर कांग्रेस है और कांग्रेस सीपीएम राष्ट्रीय स्तर पर मिली हुई है। उसके बाद जब बेंगलोर पहुंचा और वहां बेंगलोर का मतलब कर्नाटक पहुंचा, और कर्नाटक में भी सर उस पर बाद में बात करेंगे। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि नहीं सुन लीजिए सर, उसी संदर्भ में कह रहे हैं, उसी संदर्भ में कह रहे हैं कि वहां से लेके जब कश्मीर तक पहुंचा तो मामला बढ़ता गया। इसके बाद इनका सम्मेलन हुआ आपका क्या कहते हैं रायपुर में। रायपुर सम्मेलन में जब राजनीतिक प्रस्ताव रखा गया तो अभिषेक मनु सिंघवी ने उस पर बोलते हुए एक रेखा खींची और कहा कि विपक्ष की एकता सबसे जरूरी है। और तब तक ये नैरेटिव फैलाया जा रहा था कि विपक्ष में अगर मान लीजिए सब एकता भी हो गई तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, नेता कौन बनेगा। और कई लोगों ने वहां मंच से भाषण भी दिया कि कांग्रेस की लीडरशिप में, तो कांग्रेस की लीडरशिप में अगर विपक्षी एकता होती है तो फिर तो लीडर कांग्रेस का हो गया, ये फैलाया गया। इससे भी भ्रम पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि भाई तमाम हमारे जो राजनीति के क्षत्रप लोग हैं, भले उनके पास 19 ही एमपी हो, भले उनके पास 25 एमपी हो, भले उनके पास 15 एमपी हो, सब चाहते हैं प्रधानमंत्री बनना। तो जब तक आम कॉन्सेंसस ना हो तब तक 15 एमपी या 19 एमपी में तो कोई प्रधानमंत्री बन नहीं सकता। ये तो हकीकत है ना। और फिर जब इतने छत्रप हैं तो कोई छत्रप दूसरे छत्रप को ही या तो मान ले। कांग्रेस के अलावा जितने विपक्ष हैं सब आपस में ही तय कर लें कि भाई अगर हमारा प्रधानमंत्री बनना होगा तो उद्धव ठाकरे बनेंगे कि शरद पवार बनेंगे कि केसीआर बनेंगे कि ममता बनर्जी बनेगी या जो है नीतीश कुमार बनेंगे, या तो वही सब तय कर लें और कांग्रेस को बताएं भाई ये बनेंगे। तो ऐसा भी नहीं था। तो कांग्रेस ने वहां जब रैली की तो वहां उन्होंने घोषणा की कि साहब जो है नेता बनना कोई जो है हमारे एजेंडे में नहीं है, हम लोग चाहते हैं विपक्षी एकता हो और भाजपा को हटाओ। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो अभिषेक मनु सिंघवी, जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं और कांग्रेस के बहुत ही मानिंद नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने अपने भाषण में राजनीतिक प्रस्ताव में कहा कि अभी 10 महीना लोकसभा का चुनाव है, 10 महीने में अभी हम आगे भी चल करके एक विपक्षी एकता का संवैधानिक स्वरूप सामने ला सकते हैं। लेकिन अभी वक्त की जरूरत यह है कि सबसे पहले हम जो सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है उसके विरुद्ध सामूहिक आवाज उठाएं। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने के अलावा उन्होंने कहा कि जो है हम चुनाव आयोग के सामने जाएं और संवैधानिक संस्थाओं के सामने जाएं, और जो है अगर ये हमारी बात जो है नहीं मानी जाती, हमारी बात को इग्नोर किया जाता है तो हम सामूहिक रूप से सुप्रीम कोर्ट में भी जाएं। इसकी पहल परसों हो गई जब 9 नेताओं ने, 8 दलों के 9 नेताओं ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख करके सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग का मामला जो है क्या कहते हैं उठाया।
अब इसमें ममता बनर्जी भी हैं, तेजस्वी यादव भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, शरद पवार भी हैं, उद्धव ठाकरे भी हैं, अरविंद केजरीवाल भी हैं, केसीआर भी हैं, भगवंत मान भी हैं, ममता बनर्जी तो ही है। तो अब सवाल इस बात का है कि इसको बहुत लोगों ने जो है निरूपित किया कि ये तीसरा मोर्चा है। मैं इसको तीसरा मोर्चा से आगे मानता हूं, क्योंकि तीसरे मोर्चे पर मुख्यतः अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, केसीआर और जो है क्या कहते हैं ममता बनर्जी को माना जा रहा है। उस पर से ममता बनर्जी ने घोषणा कर दी है कि वो अलग से स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगी, वो किसी के साथ जो है समझौता लोकसभा चुनाव में नहीं करेंगी। उनका जो है विपक्षी एकता के प्रति जो है टेक्निकल सपोर्ट है, मैदान में जो है वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब इसमें तेजस्वी यादव का बिहार में कांग्रेस से गठबंधन से सरकार है। अखिलेश यादव कांग्रेस से पहले गठबंधन कर चुके हैं। हालांकि शरद पवार और आपके उद्धव ठाकरे के साथ महाविकास अघाड़ी में जो है कांग्रेस भी शामिल है। तो कहने का मतलब है कि जो विपक्ष की एकता आ रही, भले इसमें कांग्रेस ने किन परिस्थितियों में कांग्रेस के लोग किसी नेता का हस्ताक्षर नहीं है, स्टालिन डीएमके का हस्ताक्षर नहीं है, लेफ्ट में किसी दल का हस्ताक्षर नहीं है, तो हो सकता है कि जल्दीबाजी में किया गया हो, हस्ताक्षर ना हो, लेकिन आने वाले समय में आपको वो सब भी साथ मिल सकते हैं, क्योंकि उससे सभी पीड़ित हैं। तो आप चाहे माने या चाहे ना माने, ये विपक्ष के एक बृहत्तर गठबंधन के रूप में, के पहले चरण के रूप में, जैसा कि अभिषेक मनु सिंघवी ने विजुअलाइज किया था, सजेस्ट किया था, मेरा मानना है कि उस दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम है। और यहाँ ये याद दिलाना मौजूद है, समीचीन है कि अभिषेक मनु सिंघवी केवल कांग्रेस के ही नेता नहीं है, वो अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। मतलब कांग्रेस में रहते हुए वो जो है क्या कहते हैं अपना दल के कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के जो आपके सिसोदिया साहब बंद हैं, उनके तरफ से पैरवी करते रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की तरफ से पैरवी करते रहे हैं। कहने का मतलब है तो आप उनको एक समझौते का या आपस में सहमति का एक बिंदु भी मान सकते हैं। मैं तो प्रथम दृष्टया मान रहा हूं, मैं चूंकि दिल्ली में नहीं रहता, आजकल में वो भी पता चल जाएगा, चूंकि मैं दिल्ली में नहीं रहता, इसलिए मैं एग्जैक्टली ये नहीं कह सकता कि इसके प्रेरक अभिषेक मनु सिंघवी सक्रिय प्रेरक हैं या उन्होंने जो एक खाका दिया था उसके आधार पर विपक्षी दलों ने इस पर आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। जी बताइए सर। ये जो चिट्ठी लिखी गई है प्रधानमंत्री को लिखी गई है ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग पर, लेकिन एज ए हेड ऑफ द स्टेट, मतलब एग्जीक्यूटिव के हेड के तौर पर, तो प्रधानमंत्री जी दुरुपयोग कर रहे हैं बगैर उनके इजाजत के। देखिए सर, कभी भी कोर्ट में मामला जाता है तो कार्यपालिका के हेड को जो है पकड़ा जाता है, विधायिका के हेड को नहीं पकड़ा जाता। विधायिका के हेड हो या विधायिका में और लोग शामिल जो हैं, किसी मंत्री की पेशी जो है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं होती, प्रधानमंत्री की पेशी नहीं होती। उनके खिलाफ इलेक्शन पिटीशन हो तो उसमें हो सकता है कि उनकी पेशी हो जाए, क्योंकि वो व्यक्तिगत मामला है। तो हमेशा कार्यपालिका की पेशी होती है, विधायिका की पेशी नहीं होती, स्पीकर की पेशी नहीं होती। चीफ सेक्रेटरी और उनसे नीचे के लोगों की पेशी होती है, जो है वो क्या कहते हैं, कभी जो है प्रधानमंत्री की मतलब क्या कहते हैं विधायिका की, लेजिस्लेचर के हेड की पेशी नहीं होती, हमेशा कार्यपालिका के हेड की होती है। वो किसी रूप में हो सकते हैं, कोई सचिव हो सकते हैं, मुख्य सचिव हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि वो भले हेड हो, और ऐसे कार्यपालिका जो उसका भी हेड है वो राष्ट्रपति है। कार्यपालिका सरकार सबका हेड राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति की भी पेशी नहीं होती। तो इसलिए जो भी मुकदमा चलता है वो कार्यपालिका के अधिकारियों पर चलता है, सीधे सीधे लॉ मिनिस्टर पर या कानून किसी गृह मंत्री पर या उस पर नहीं चलता। गृह मंत्रालय का कोई मामला होगा तो उसमें गृह सचिव या चीफ सेक्रेटरी पेश किए जाते हैं, गृह मंत्री या राज्य गृह मंत्री नहीं पेश किए जाते। उनका अपना कोई मामला हो तो उसमें वो पेश हो सकते हैं, लेकिन ये जो है मतलब सरकार से संबंधित जहां तक मामला है उसमें, क्योंकि विधायिका जो भी विचार करती है उसमें कार्यपालिका उसको इंप्लीमेंट करती है। और संवैधानिक व्यवस्था यह है कि कार्यपालिका को लगे कि यह संवैधानिक हो रहा है तो जो है वो विधायिका से लिखकर प्रतिवाद करे कि साहब ये जो है असंवैधानिक हो रहा है। तो असंवैधानिक हो रहा है, इसके बाद भी अगर वहां से आए कि नहीं करो, तो कार्यपालिका को यह कहना चाहिए कि आप इसका लिखित आदेश जारी कीजिए करने के लिए।
तो लेकिन अब है ना कि पद है 100 और वहां बैठने के इच्छुक 1 लाख जो है लोग, तो नेचुरली वो जो है मान लीजिए कि 2,000 आदमी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, 3,000 नहीं करेंगे, 5,000 नहीं करेंगे, 40,000 नहीं करेंगे, 60,000 कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं कि तुम दिन को कहो रात तो हम दिन में तारे चमका दें। जो क्यों? तुमको क्योंकि हो पद के पसंद वही साथ। बात कहेंगे। हैं? हाँ यदि हाँ, दिन को तुम रात कहो रात कहेंगे। रात कहेंगे, वो हम तो उससे आगे कह रहे हैं कि भाई दिन में तारे चमका दें, तुम दिन को कहो हाँ। रात, तो हम उसके आगे बढ़ के कहेंगे तो दिन में तारे, अरे सर कितने बढ़िया तारा चमक रहा है सर, ये तो दिन में ही तारा, ये तो सूर्य को तारे ने पराजित कर दिया। इसी बीच तो ये सुप्रीम बात है सर। कोर्ट ने इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने के लिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने के लिए कमेटी भी बनाती है। जी, पॉलिटिकल पार्टी भी सवाल उठा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी सवाल उठा रहा है। इससे क्या वाकई जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसकी क्रेडिबिलिटी धीरे धीरे धूमिल होती जा रही है, जो आपने 100 लोगों की बार्गेन की बात की। देखिए सर, धूमिल तो होती ही जा रही है, धूमिल तो सुप्रीम कोर्ट की भी इमेज धूमिल हो रही है। हम्म। आप अगर पिछले 5, 7, 8 साल का इतिहास उठाएं सुप्रीम कोर्ट का, दीपक मिश्रा से लेके खेहर हम्म। साहब का, आपके क्या कहते हैं, खेहर साहब का, फिर दीपक मिश्रा का, फिर बोबोड़े साहब का, रंजन गोगोई का, और आधा रमन्ना साहब का। पूरा जी। नहीं, मैं आधा कहता हूं, क्योंकि रमन्ना साहब को भी बाद में इल्हाम हुआ कि हम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएंगे जो है इन लोगों के साथ, तो थोड़ा उनसे अलग चलने लगे और थोड़ा अलग रहने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन मेरे हिसाब से उनकी कोशिश नाकाफी थी। हम्म। तो इनके कार्यकाल में आप देखें, आप खाली कोविड का काल उठा के देखिए, अचानक घोषणा हो गई साहब जो है वो, पहले तो हुआ कि थाली बजा के कोविड को भगाइए, जैसे गांव में दलिद्र भगाया जाता है दिवाली के बाद, सूप पीट हम्म। के, दरिद्र सो। भागे लक्ष्मी हम्म। आवे, दरिद्र भागे लक्ष्मी आवे, तो उसी तरह जो है वो थाली पीट करके कोविड को भगाया गया। और फिर अचानक घोषणा हो गई साहब जो है वो क्या कहते हैं, वो रहेगा, लॉकआउट हो जाएगा। और लॉकआउट हम्म। होने के बाद जब काम बंद हो गया और मजदूर बेचारे दिल्ली दौलताबाद, मतलब आप सोचिए चेन्नई और आपके बेंगलोर, कहाँ कहाँ से मजदूर पैदल आए। आपने ये भी व्यवस्था नहीं की कि उनके लिए जो है स्पेशल ट्रेन चलवा करके उनको पहुंचवा दें। आपने ये भी नहीं कह रहे, आप स्पेशल ट्रेन में कहते हैं कि भैया भूसा की तरफ मत भरो, आराम से बैठो, दूर दूर बैठो, मुंह पे पट्टी बांध के बैठो, हम 50 ट्रेन चलवाएंगे। आपने सारी ट्रेनें बंद कर दी, आप केवल उनके लिए मजदूर स्पेशल चलवाते। मालगाड़ी तो चल रही थी हम्म। ना, ड्राइवर तो काम कर रहे थे, रेलवे तो ठप हुई नहीं थी। आपने जो है बसों की व्यवस्था नहीं की कि भाई बसों से लोगों को जो है भाई 60-60 लोग अगर बस में बैठे हैं तो 60-60 लोग ही भेजें, जितनी बसें लगे कोई बात नहीं है। तो आपने कोई तो पैदल चलवा दिया आपने, बिना खाए पिए। ये सर उसी तरह हो गया जैसे कंबोडिया में पोल नहीं, पाट ने। उसमें तो ये कह रहे थे कि जी ये लोगों ने, कई लोगों ने कहा है कि पैदल तो इसलिए चलवाए कि बीपी शुगर वगैरह कंट्रोल हो जाएगा, लोग पैदल चलेंगे। बाद में 5 किलो अनाज भी दिए। भाई साहब, राहुल गांधी ने भी तो पैदल चला अपना बीपी शुगर कंट्रोल करने के लिए। जी। तो आप लोग जो है वो क्या कहते हैं कि वो जो है क्या कहते हैं, मतलब इतना महंगा खाना खा रहे हैं ताकि आप स्वस्थ रहें। आप भी तो जरा एक बार कन्याकुमारी से कश्मीर नहीं दिल्ली तक पैदल चल के दिखा दीजिए, आप गाजियाबाद से दिल्ली पैदल चल के दिखा दीजिए, ज्यादा दूर नहीं है, 20 से 25 किलोमीटर चलिए, महीने में एक बार चलिए, 3 महीने में एक बार चलिए, चल के दिखाइए ना जनता को देश की। वो तो बचपन में आप बहुत तो चल जो है चुके हैं। आप तो जो है करोड़ों रुपए का जो है हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज खरीद रहे हैं अपने चढ़ने के लिए। आप तो करोड़ों रुपए की रॉल्स रॉयस कैटेगरी की जो है गाड़ियां बुलेट प्रूफ खरीद रहे हैं अपने चलने के लिए। आम आदमी और आप में कितना फर्क है सर। आपका जो एक दिन खर्चा है उसमें आम आदमी के सैकड़ों परिवार का जो है एक दिन में जो है उतने में जो है उतनी आय नहीं है जितना आपका एक दिन का खर्चा है। वो तो बोले कि बचपन में हम चाय वाय बेच लिए थे, तो अब मुझे अब करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा अब आराम वो किया सर जाए। जो वो सर जो भी कहते हैं, बहुत लोगों का भाई विक्टिम कार्ड खेलने का मन होता है। और मैं प्रधानमंत्री जी को नहीं कह रहा हूं, मैं ये व्यक्तिगत मेरी राय है। मैंने स्टूडेंट लाइफ से देखा है कि जो लोग, या बाद में भी देखा है कि शादीशुदा हैं और वो मैनाइजिंग कर रहे हैं, तो दूसरी महिला को फंसाने के लिए सबसे पहले वो अपने को विक्टिम बना के पेश करते हैं कि मेरी पत्नी हम्म। मुझको बहुत प्रताड़ित कर रही है।
और पत्नी पेश करती है कि मेरा पति जो है वो दूसरी औरतों से इन्वॉल्व है और मुझको बहुत प्रताड़ित कर रही है। और जब आप अगर उनके साथ रिलेशन में घुसते हैं, मैं नहीं सर। मुझे लगा कि बड़ा अनुभवी आदमी है। नहीं, हाँ, तो हम इसलिए कह रहे हैं ना कि मैं तो डाकखाना हूँ, बहुत चीजें सब इधर उधर से चल के आती रहती हैं मेरे पास। मैं उनकी जो है अच्छा, व्यक्तिगत काउंसलिंग भी करता हूँ इस तरह के मामलों में। अच्छा। हाँ, तो इसलिए मुझे मालूम है आसदार है, मैं सिर्फ पत्रकार ही नहीं हूँ सर, मेरा बहुआयामी कैरेक्टर है। आप बता, मैं धर्म नहीं पर, साहब। ज्योतिष पर, सब पर पॉलिटिक्स की तरह बोल सकता हूँ। कानून जैसे मैं कानून पर बोलता हूँ ना, वैसे मैं बहुत चीजों पर बोल सकता हूँ। कभी आप बुलवा के तो वैसे देखिए। नहीं तो तो कहने का आपका मतलब है कि करना। वहां पता चला कि आपने पेश किया और आप उस रिलेशनशिप में घुस गए। घुसने के बाद जो है वो धीरे धीरे उसको भी असलियत पता चल गई, आपको भी असलियत उसकी पता चल गई। यहाँ तो दूसरा खेल फरुखाबादी है। तो कहने का मतलब है कि विक्टिम कार्ड खेलना हमेशा जो है एक प्रकार से जो अपने कैचमेंट एरिया में या जो आपका ऑडियंस है उसको आप धोखा दे रहे हैं। विक्टिम कार्ड खेलने का मतलब ये हुआ, मतलब ये तो अपने को सर ये। दिखाना कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति जॉनसन हूं, जिसने बिजली के पोल के नीचे बैठ करके पढ़ा था, काम करता था और बिजली के पोल के नीचे बैठ करके पढ़ा था और अमेरिका का उपराष्ट्रपति हुआ। और कैनेडी साहब के जो है अचानक मरने के बाद वहां के संविधान के अनुसार जॉनसन साहब वहां के राष्ट्रपति हो गए अमेरिका के। तो साहब उनके बारे में है कि वो साहब लैंप पोस्ट में पढ़ते थे। वो पता नहीं, वो कनेडी साहब को गोली भी लगी थी ना, वो पता ही नहीं लगा। वो तो एक अलग बात है, वो तो एक दूसरा मुद्दा हाँ, है, क्योंकि उसमें जो गोली मारने वाला था उसको दूसरे लोगों ने गोली मार दिया। मतलब दाखिल राष्ट्रद्रोह। दफ्तर हो गया, पूरा सबूत आपसे बता रहे हैं हम्म। जी। तो तो सर कहने का मतलब विक्टिम कंक्लूडिंग कार्ड रिमार्क खेलना दीजिए। अलग बात है। संवैधानिक जी संस्थाओं पे जिस तरह से अब लोग खुल के आ रहे हैं, क्या जमीर जगेगा जब उन संवैधानिक संस्थाओं में जो लोग बैठे हैं? देखिए सर, जब जमीर कांग्रेस का जाग गया, हम्म। जिसने इन सब काले कानूनों को बनाया, और अब वो अपने हम्म। राजनीतिक प्रस्ताव में कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो इन सब की समीक्षा की जाएगी। हम्म। एक आयोग बनेगा जिसमें जो ये हम्म। चिन्हित करेगा कि जितने अधिकारियों ने इन कानूनों का राजनीतिक आकाओं के कहने से दुरुपयोग किया, उनको जिम्मेदारी हम्म। उनके ऊपर आयद करके उनके ऊपर मुकदमे चलेंगे, उनको जेल भेजा जाएगा। कांग्रेस कह रही है। हम्म। जबकि ये जी। यूएपीए आपका ये सारा जो है, ये जो आप आज देख रहे हैं, इसके जड़ में कहीं ना कहीं कांग्रेस ही है। लेकिन मियाँ की जूती मियाँ का सर हो गया। राहुल गांधी हम्म। को और सोनिया गांधी को ईडी ने क्या कितना परेशान किया, ये तो कहिए कि अभी तक गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि इनके पास ये फीडबैक है अगर इनको गिरफ्तार कर लेंगे तो अगर इनकी सत्ता कल जानी होगी तो आज ही चली जाएगी। आपके सिसोदिया को इतने दिन से पूछताछ कर रहे हैं, अब जाके गिरफ्तार कर रहे हैं। इतने दिन से पूछताछ कर रहे हैं ना, और अब गिरफ्तार कर रहे हैं। और फिर आप कह रहे हैं कि आपको जो है ये सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो कोई भी आदमी अपने खिलाफ खुद गवाही देगा। ये तो आपके संविधान में जो है अभियुक्त को मौन रहने का अधिकार दिया गया है। ये तो आपके बेसिक जो है वो आपके जो मूल अधिकार है उसमें शामिल है कि आपको किसी को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। इसीलिए जब ये थर्ड डिग्री टॉर्चर करके आपसे कबूलवाते हैं तो उस कबूलनामे का कोई मतलब जो है लॉ, रूल ऑफ लॉ में नहीं होता। अदालत में कहते हैं कोई इसका मतलब नहीं। ये तो आपके कस्टडी में थे, आप जो चाहते इनसे कहलवा लेते। एक कहावत है भोजपुरी में, कहा मार के डरे भूत भागेला। आप जहां हम्म। देखेंगे भूत झाड़ने वाले वहां दे झाड़ू जो है मारते हैं। आपसे बता रहे हैं, नीम के उससे मारते हैं, आपके क्या कहते हैं नीम की पत्ती की धुनी रमा देते हैं, एक धुआं जो है मुंह पर रख देता है और झाड़ू, और जिसका नाम चाहे उसका जो है टोना टोनहीन में घोषित करा दें। के कैले बा किसने किया है, किसने किया? अच्छा, तुम्हारी चाची ने किया, चाची टारगेट हो गई आपसे बता रहे। अरे सर, ये वो देश है जहां किसी को मारने के लिए, किसी के मृत्यु की कामना से, किसी के मृत्यु के कामना से बचाने के लिए बगुलामुखी माता एक हैं, उनकी जो है क्या कहते हैं अनुष्ठान और पूजा किया जाता है। आप बगुला माता के मंदिर में, बगुलामुखी माता के मंदिर में हिमाचल से लेके पूरे देश में जहां जहां है वहां चले जाएं, वहां आपको अगर 100-50 आदमी दर्शन वाले मिलेंगे तो कम से कम 10 से 20 ठीहे ऐसे मिलेंगे जहां
आपके बता रहे किलो में धूप सामग्री रख करके और इतने मोटे मोटे चैले जो है से जला करके और घंटों जो है मंत्रोच्चार की पूजा होती है। कोई किसी को मारने के लिए पूजा कराता है और कोई इस उसमें पूजा कराता है कि उनको ज्योतिषी ने बता दिया कि आपके ऊपर किसी ने बगुला मुखी वाला जो है मंत्र चलवाया है, तो उससे बचने के लिए पूजा कराता है। मतलब मारने के लिए भी पूजा, बचने के लिए भी पूजा। और माता का नाम है बगुलामती जो है वो क्या कहते हैं माता, आपसे बता रहे। हिमाचल प्रदेश में मैं गया था 2 साल पहले, मैंने खुद जो है बगुलामुखी माता के मंदिर में देखा कि 10 जगह आप बता रहे इतना इतना हवन सामग्री पहाड़ की तरह रख करके और एक एक पूजा हो रही है। आपसे बता तो क्या करेंगे इसको, आपसे बता रहे। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो पता चला जिसको जिसकी हत्या करनी हो, कह देख साहब ये तो अर्जुन सिंह जो है वो क्या कहते हैं आपके मध्य प्रदेश में फलाना जगह जो है वो बिना इनके जो है वो विनाश पूजा करा रहे हैं कि इनका विनाश हो जाए, तो फलाने वहां करा रहे हैं। तो ढिमाके आए दिन आप सुनते होंगे। भाई हम लोग तो पत्रकार रहे, डाकखाना है चारों तरफ से, गणिका से लेके प्रधानमंत्री तक सबकी खबर आती रहती है, तो क्या करें अभी इसके लिए। जी चलिए सर, बहुत अच्छा लगा। और देखिए दोस्तों, चुनाव आने वाला है। अब कांग्रेस का जमीर भी जागा है। जिन संस्थाओं की जननी कांग्रेस है, आज कांग्रेस भी उसके खिलाफ राजनीतिक प्रस्ताव पास कर रही है। जब अगले एपिसोड में जेपी साहब से मिलेंगे तो बात होगी यूपी की राजनीति पर, ठाकुर आदित्य नाथ के ऊपर। और ठाकुर में क्या बचा है, क्या हट गया है। जी, विपक्ष ने विपक्षी एकता का बिगुल बजा दिया है। बजा दिया ना, जी, और सही समय में और बजाया। आगे आने सही। वाले समय में आपको ये और मजबूत होता दिखेगा, चाहे गोदी मीडिया जितना अंतर विरोध पैदा करने की कोशिश करे। ना, अच्छी बात यह है कि दक्षिण से इस बार बिगुल बजा। जी दिल्ली जी और नॉर्थ से नहीं, दक्षिण से बजा। जी तो इसका प्रभाव जरूर आप देखेंगे। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में और जेपी सिंह साहब से जी बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति पर। और भारत में जब भी कोई बात करें राजनीति की या कुछ भी, जाति से हटकर मिला जुला के जाति में बात पहुंच ही जाती। तो ठाकुर राजनीति, मतलब जैसे करनी सेना है या अभी सीएम है या फिर अभी डिफेंस मिनिस्टर है, ठाकुर राजनीति किस दिशा में जा रही है, उस पे एक चर्चा बेहद जरूरी है अम्बेडकरनामा पर। अगले एपिसोड को देखना ना भूलें। शुक्रिया, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। शुक्रिया सर, थैंक यू। नमस्ते सर, नमस्ते सर। ठीक सर।